हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा जो चैप्टर अब हम इस वीडियो से शुरू करेंगे वो है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पीछे वाले टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 11th में हमने क्या देखा कि जब भी नेट प्रॉफिट आता है हम बैलेंस शीट में डायरेक्ट जाकर कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ये थी 11th की बात, क्योंकि उसमें बिजनेस करने वाला एक पर्सन होता है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। 12th में आकर हमने क्या स्टडी किया? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग, कुछ पार्टनर्स और भी हो सकते हैं। प्रॉफिट्स को डिवाइड करने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी सीखा, जिसमें प्रॉफिट को हम समायोजित करते हैं, एडजस्ट करते हैं। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से चला जाता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पार्टनर्स को कमीशन देने में भी चला जाता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पार्टनर्स को सैलरीज देने में भी चला जाता है। फिर जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कभी कभी हम रिजर्व फंड में भी पैसा रख लेते हैं, और फिर जो प्रॉफिट बच गया हम पार्टनर्स को उनके रेशो में डिवाइड कर देते हैं। फिर हमको एक कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है। हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट के अलग अलग कॉलम बनते हैं जिसमें हम प्रॉफिट्स को जाकर ऐड कर देते हैं। पर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर एक बात कॉमन थी, पता है क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी क्या होता है, जो पर्सन बिजनेस करने वाला होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप्स में भी जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का क्या मतलब है? मान लो फर्म बंद हो रही है और फर्म ने बहुत सारा पैसा देना है लोगों को। फर्म बंद हो रही है और फर्म ने पैसा देना है बहुत सारा लोगों को, तो फर्म को सबसे पहला पैसा कहां से चुकाना होगा? खुद की एसेट्स को सेल करने से। अगर फिर भी पैसा वहां से रिकवर नहीं हो पाता, मतलब हम बाहर के लोगों की पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, तो फर्म बाकी का पैसा कहां से वसूलेगी? पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज ही चाहे भले सेल करनी पड़े। हालांकि पार्टनर से पैसा लगाया है, मान लो 3 पार्टनर्स ने 5 लाख 5 लाख 5 लाख लगाए, पर फिर भी इनकी लायबिलिटीज यहां तक खत्म नहीं है। पार्टनर्स को हो सकता है कि घर की प्रॉपर्टीज मतलब पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल करनी पड़े और बाहर के लोगों को पेमेंट करना पड़े। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी कि दोनों के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो कहीं ना कहीं कमी आ रही है। उस कमी से ऊपर उठने के लिए, उस कमी को हटाने के लिए कंपनी का जन्म हुआ। कंपनी के अंदर जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो भी ओनर होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कंपनी दो टाइप की हो सकती है, बेसिकली हमने 11th में भी स्टडी किया है। 11th की बिजनेस स्टडीज के अंदर सेकंड यूनिट के अंदर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग। मैक्सिमम लोग कितने होंगे, मैक्सिमम शेयर होल्डर कितने होंगे, कोई लिमिट नहीं है। तो देखा जाए तो जो कमियां पार्टनरशिप में, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में आ रही थी, उन कमियों को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए कंपनी का जन्म हुआ है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आप पूरे चैप्टर को एक बार इसी वीडियो में समझ लें, क्योंकि मुझे पता है कि हम में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो चैप्टर को अपने आप स्टडी कर लेते होंगे, सेल्फ स्टडी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आगे वाली वीडियोस को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो आई होप मेरा पर्पस इस वीडियो में से पूरा हो जाएगा। तो हम चलते हैं अब हमारे वीडियो के कंटेंट की ओर, जो हमको समझना है। तो इस वीडियो का जो पर्पस है वो यही है कि हमें पूरे चैप्टर को एक वीडियो में ही समझ लेना है। हालांकि आने वाले वीडियोस में मैं ये चैप्टर आपको कंप्लीट बताऊंगा, पर फिर भी हम सबसे पहले इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे कि कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनी के फीचर्स, काइंड्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, वन पर्सन कंपनी क्या है। वन पर्सन कंपनी का टॉपिक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूं, आप उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि वन पर्सन कंपनी का टॉपिक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, जो 11th की बिजनेस स्टडीज के बिहाफ पर है। तो आप उसको देखिए, समझिए बहुत अच्छे से। तो डेफिनेटली इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमको कंपनी का मीनिंग स्टडी करना होगा कि कंपनी रियलिटी में है क्या। कंपनी का जो रियलिटी में सबसे पहला फीचर होता है वो यही होता है कि परपेचुअल सक्सेशन होता है।
सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसकी एक कॉमन सील होती है, इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो मैनेजमेंट के साथ, ओनर के साथ इसका अलग होता है। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि हमें इस कंपनी के चैप्टर के अंदर सबसे पहले मीनिंग समझना है, फिर फीचर्स हमको स्टडी करने होंगे, कंपनी की टाइप्स कौन कौन सी है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, वन पर्सन कंपनी क्या होती है। जैसे ही हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, हमको सेकंड टॉपिक स्टडी करना होगा, दैट इज शेयर्स के बारे में। हमारा टॉपिक शेयर्स को लेकर स्टार्ट हो जाएगा। शेयर्स के अंदर सबसे पहले हमको स्टडी करना होगा कि शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। तो शेयर्स का मीनिंग मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूं। मान लो कंपनी की कैपिटल है 10 लाख, मान लो कंपनी की टोटल कैपिटल है 10 लाख, मैं 10 लाख रुपए के 10 रुपए वाले हिस्से कर देता हूं, तो कितने हिस्से हो गए? 1 लाख। इस 1 लाख हिस्सों में से मैं हर हिस्से को क्या कह सकता हूं? शेयर कह सकता हूं। क्या? शेयर। हिंदी में हम इसको अंश भी बोलते हैं, हिस्सा। प्योर हिंदी में हम इसको हिस्सा बोलते हैं, और आपके अकाउंट्स की लैंग्वेज में हिंदी में हम इसको अंश बोलते हैं, और इंग्लिश के अंदर हम इसको शेयर बोलेंगे। तो यहां कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। हर शेयर की जो कीमत है वो कितनी है? 10 रुपए। तो टोटल कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख रुपए। तो मैंने क्या किया, कंपनी की टोटल कैपिटल को 10 रुपए वाले हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो कंपनी के शेयर्स कितने हो गए हैं? 1 लाख शेयर्स हो गए हैं, और हर शेयर को हम क्या बोलेंगे? हर हिस्से को हम क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे। हर हिस्से को हम क्या बोलेंगे? यहां पर शेयर बोलेंगे। तो शेयर्स के टॉपिक में सबसे पहले हमको इसका मीनिंग समझना होगा, फिर हमको इसका नेचर देखना होगा। नेचर मतलब इसकी क्या प्रकृति है। जैसे मान लो मैं कपड़े का बिजनेस करता हूं, तो मेरी ट्रेडिंग का सोर्स क्या है? कपड़ा। कपड़ा बेचता हूं, कपड़ा खरीदता हूं, मेरी इनकम का सोर्स क्या है? कपड़ा। तो इसी तरह से कंपनीज के अंदर अगर कोई कंपनी शेयर्स का परचेज सेल का काम करती है, तो कंपनीज के लिए शेयर्स गुड्स हो गई। क्या हो गई? गुड्स। मैं मान लो कपड़े का काम करता हूं, तो कपड़ा मेरे लिए क्या है? गुड्स है। कंपनीज के लिए जो शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स कंपनी के लिए गुड्स होती हैं। क्या? गुड्स। हिंदी में बोले तो माल। तो शेयर्स के ऊपर भी, क्योंकि शेयर्स को मैं क्या बोल रहा हूं? गुड्स बोल रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि शेयर्स को हम गुड्स कह रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अप्लाई होता है, 1930। इसके बाद हमको यह स्टडी करना होगा कि टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है। टाइप्स ऑफ शेयर्स के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि पहले टाइप का शेयर होता है इक्विटी शेयर, जो कंपनी के रियल्टी में ओनर होते हैं। इक्विटी शेयर जो सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले शेयर होल्डर्स होते हैं। क्या? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वो लोग जिनको हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। फिर होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स हम जिसको इशू करते हैं वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मान लो कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी सबसे पहले प्रॉफिट में से डिविडेंड, प्रॉफिट में से हिस्सा सबसे पहले किसको पे करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इसका नेम देखो क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे पहले डिविडेंड इनको मिलता है, और उसके बाद डिविडेंड किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो इस वीडियो में डेफिनेटली हम ये भी स्टडी करेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की कौन सी 8 टाइप्स हैं। फिर हमको यह भी डिस्कस करना होगा कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे ही हमारा शेयर्स का टॉपिक कवर हो जाएगा, हमको स्टडी करना होगा कि शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल सिंपल सी बात, ऐसी कैपिटल जो कंपनी ने इकट्ठी की है। कैसे? शेयर्स इशू करके। मान लो मैंने पब्लिक को शेयर्स बेचे, तो शेयर्स बेचने से मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। वो पैसा मेरे लिए कैपिटल। तो कंपनी के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। ऐसी कैपिटल जो एक कंपनी रेज करती है बाय इशू ऑफ शेयर्स, बाय इशू ऑफ शेयर्स, उसको हम कंपनी के लिए क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे। तो शेयर कैपिटल का मीनिंग जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हमको यह देखना होगा कि शेयर कैपिटल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहला ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हमें इस प्रकार की टाइप्स स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर कंपनी के अंदर
हमको ये 6 टाइप्स स्टडी करनी होती हैं। कितनी टाइप्स? 6। सबसे पहली टाइप मैं आपको बता रहा हूं फिर से, ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ऑथराइज्ड कह लीजिए, रजिस्टर्ड कह लीजिए। सेकंड बता रहा हूं मैं आपको, इशूड कैपिटल। थर्ड, सब्सक्राइब्ड। फोर्थ, कॉल्ड अप। फिफ्थ, पेड अप कैपिटल। सिक्स, रिजर्व कैपिटल। क्या? रिजर्व कैपिटल। तो हमको यहां पर शेयर कैपिटल के 6 टाइप्स स्टडी करने हैं। तो 6th टाइप मैंने आपको क्या बताया? रिजर्व कैपिटल। तो इस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम ये स्टडी करेंगे कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व सिंपल सी बात है, अगर मैं कपड़े को बेचता हूं तो कपड़े को बेचने से जो मुझे प्रॉफिट या लॉस हो रहे हैं, जो भी मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, दैट इज रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन मैं डेली रूटीन में करता रहता हूं। इन ट्रांजैक्शंस को करने से अगर मुझे कोई प्रॉफिट होता है तो मैं उसको बोलता हूं रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मेरे बिजनेस का काम है ये। मान लीजिए मैं कपड़े का बिजनेस कर रहा हूं और मैंने अपना फर्नीचर उठाकर सेल कर दिया, मैंने अपनी मशीन उठाकर सेल कर दी, मुझे कोई प्रॉफिट हो जाता है। 10 लाख की मशीन मैंने खरीदी थी प्रोडक्शन करने के लिए, वो मशीन मैंने आज 20 लाख में सेल कर दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 लाख। क्या मशीन बेचना मेरा बिजनेस है? नहीं। क्या मशीन बेचना क्या मैं रेगुलर काम करता हूं? नहीं। तो ऐसे प्रॉफिट जो मुझे रेगुलर रूटीन में नहीं होते, कभी कभार होते हैं, तो उन प्रॉफिट्स को हम कहां पर लिख देते हैं? कैपिटल रिजर्व में लिख देते हैं। क्या? कैपिटल रिजर्व। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेली रूटीन के कामों से जो प्रॉफिट होते हैं दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। पर ऐसे प्रॉफिट जो डेली रूटीनों के काम से हटकर कभी कभार होते हैं, हैवी होते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में कभी कभी हो जाते हैं, दैट इज कैपिटल रिजर्व। तो हमको इस टॉपिक के बाद रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों में क्या डिफरेंस है स्टडी करना होगा। कैपिटल रिजर्व का टॉपिक मैंने आपको बताया जो प्रॉफिट से रिलेटेड है। रिजर्व कैपिटल शेयर कैपिटल का 6th पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 6th पार्ट। ये कैपिटल का एक पार्ट है, जबकि ये मैं आपको बता रहा हूं ये कैपिटल रिजर्व ये प्रॉफिट से रिलेटेड टॉपिक है। क्या? प्रॉफिट से रिलेटेड टॉपिक। तो जैसे ही हम ये टॉपिक स्टडी कर लेंगे उसके बाद हमको स्टडी करना होगा कि एक कंपनी अपने शेयर्स को कैसे कैसे इशू कर सकती है, बेच सकती है। एक कंपनी अपने शेयर्स को कैसे कैसे बेच सकती है। पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, कभी कभी जो कंपनी को जनरेट करते हैं, प्रमोटर होते हैं ना, उनको विश्वास होता है कि मैं पब्लिक को अगर शेयर इशू ना भी करूं तो मैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जान पहचान वालों से पैसा इकट्ठा कर सकता हूं, मैं अपने जान पहचान वाले सर्कल से पैसा इकट्ठा कर सकता हूं। तो अगर हम अपने जान पहचान वाले लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अगर हम पूरी पब्लिक को शेयर्स इशू कर देते हैं, लो भाई जिसने खरीदना है खरीद लो, खुली छूट है, जिसने खरीदना है खरीद लो, खुली छूट है, तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक सब्सक्रिप्शन। क्या? पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन का जब हम टॉपिक स्टडी करेंगे तो इस टॉपिक में हमें 4 स्टेजेस स्टडी करनी होंगी। क्या? 4 स्टेजेस। पहली स्टेज होती है प्रोस्पेक्टस इशू करने की। कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, मतलब लोगों को हम ऑफर देते हैं, लो भाई जिसने शेयर्स खरीदने खरीद लो। पब्लिक को ऑफर दिया। अब पब्लिक क्या करेगी? एप्लीकेशन भरकर हमें पैसा भेजेगी। सेकंड स्टेज एप्लीकेशन की स्टेज। फिर थर्ड स्टेज हम लोगों को शेयर्स अलॉट करते हैं, लो भाई तुमको शेयर अलॉट हो गया, तुमको अलॉट हो गया, तुमको अलॉट नहीं हो सकता, तुम्हारा पैसा वापस। तो ये थर्ड स्टेज होती है अलॉटमेंट की स्टेज। फिर फोर्थ स्टेज होती है कंपनी शेयर्स का थोड़ा सा पैसा बाद में भी मंगवाती है। मान लो 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, तो लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन के टाइम पर मान लो 30 रुपए भेज दिए, 30 रुपए हमने उनसे थोड़े टाइम में मंगवा लिया अलॉटमेंट के टाइम पर। ये पैसा लोगों ने एप्लीकेशन में लगा के भेज दिया, ये पैसा जब हमने उनको शेयर्स अलॉट किए तब मंगवा लिए, बाकी रह गए 40 रुपए, ये हमें थोड़े टाइम में लोगों से मंगवाने होते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉल्स। मैं लिख देता हूं
कॉल्स का पैसा बोलते हैं इसको, कॉल्स। ये हो सकता है कि मैं 2 टुकड़ों में मंगवाऊं, हो सकता है कि 3 टुकड़ों में मंगवाऊं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। तो ये हुआ कॉल का टॉपिक। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन के अंदर 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज प्रोस्पेक्टस इशू करने की, फिर लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन भर के भेजेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, उनको शेयर्स अलॉट करूंगा, फिर क्या करूंगा, उनसे कॉल्स के पैसे मंगवाऊंगा कि भाई बाकी का बचा हुआ पैसा भी भेज दो। तो ये है पब्लिक सब्सक्रिप्शन की स्टेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो किसी पर्सन ने मेरे लिए काम किया। 3 टॉपिक है यहां पे, आपको बता रहा हूं मैं, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, अब मैं चल रहा हूं तीसरे टॉपिक की ओर। क्या टॉपिक चल रहा है हमारा, इशू ऑफ शेयर्स का पहला टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं, हमने जान पहचान वाले लोगों से पैसा इकट्ठा किया। सेकंड टॉपिक, हमने आम पब्लिक को शेयर्स इशू किए। तीसरा टॉपिक, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मान लो एक पर्सन मेरे पास 1 महीने से काम कर रहा है, 1 महीने से कोई मेरे पास काम कर रहा है और मैंने उसको सैलरी देनी है, मान लो 30,000। कितनी, 30,000। मैंने उसको बोला भाई तू मेरी कंपनी के शेयर्स ले ले 30,000 के, वो बोला ठीक है। तो ये टॉपिक क्या बना, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैंने उसको कैश में पेमेंट नहीं की, मैंने उसको कैश के बदले में क्या कर दिया, शेयर्स में पेमेंट कर दी। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि हम शेयर्स जान पहचान वाले लोगों को इशू करें, पब्लिक को इशू करे, या किसी ऐसे पर्सन को भी दे दे जिसको मुझे पैसा देना था और मैंने उसके बदले में उसको क्या दे दिया, शेयर्स दे दिए। एक एग्जांपल मैं आपको और भी देता हूं। मान लो मैंने किसी से 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने उसको कैश नहीं दिया, मैंने उसको शेयर्स दे दिए। तो ये टॉपिक यही हुआ। तो ये था हमारा इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक। अब हम चलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्चे। कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं तो कंपनी के स्टार्टिंग के टाइम पर कुछ खर्चे होते हैं, शुरुआती खर्चे, उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्चे। प्रोस्पेक्टस इशू करने का खर्चा, किसी को कमीशन दे, प्रॉपर्टी को लाने का खर्चा, ऐसा खर्चा वैसा खर्चा। तो कंपनी की स्टार्टिंग में जो खर्चे होते हैं ना, कंपनी को स्टार्ट करने के टाइम पर, उन खर्चों को हम ये नेम कहते हैं, क्या, प्रारंभिक खर्चे। फिर हमारा जो टॉपिक है वो है एंट्रीज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। जब कोई कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो इशू करने के टाइम पर क्या एंट्री होती है, ये देख लेते हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखना, बहुत सिंपल टॉपिक है कि हम शेयर्स इशू करने के टाइम पर क्या एंट्री करते हैं। ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, एंट्रीज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो हम क्या एंट्री करेंगे, या छोटा सा टॉपिक मैं इसको रफ कर देता हूं, कहीं बीच में हम पजल ना हो जाएं। ये देखियो, हम ये वाला टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कि कंपनी शेयर्स इशू करने के टाइम पे एंट्री कैसे करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई एंट्री नहीं होती, पहली बात। मैंने आपको यहां पे 4 स्टेप बताए थे, चारों के चारों स्टेप बताए, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई एंट्री नहीं होती। दूसरी स्टेज क्या थी, लोग एप्लीकेशन भर के पैसा भेजेंगे। तो हम एंट्रीज के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो एप्लीकेशन का पैसा आएगा, हम अपनी बुक्स में वो एंट्री कर लेंगे कि हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया, आ गया। हम इस एप्लीकेशन के पैसे को क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। सेकंड स्टेज में मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोगों को क्या करते हैं, शेयर्स अलॉट करते हैं। तो यहां पर फिर एंट्री होती है अलॉटमेंट करने की। हम लोगों से ऐसा समझ लो कि पैसा मांगते हैं कि लो भाई तुमको शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं, पैसे भेज देना। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री के बाद अब हमारे पास क्या होगा, कैश आ जाएगा। इसी तरह से थोड़ी टाइम के बाद मैंने आपको बताया था ना कि हम अलॉट करने के बाद लोगों से कॉल्स का पैसा भी मंगवाते हैं, कॉल्स का पैसा, क्या, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। तो जिस तरह से हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, लोगों से कॉल्स का पैसा मांगेंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद वो हमको कैश में पेमेंट कर देते हैं, क्या, कैश में पेमेंट कर देते हैं। तो ये हमारी एंट्रीज होती हैं शेयर्स को इशू करने के टाइम पर। सबसे पहले लोग हमको एप्लीकेशन का पैसा भेजेंगे, हम उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, फिर हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, कैश आ जाएगा। फिर हम फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, एंट्रीज लगभग सेम होती हैं, फिर वो हमको पेमेंट भी कर देते हैं। तो ये सिंपल सिंपल सी एंट्रीज हैं जो शेयर्स को इशू करने के टाइम पर होती हैं। फिर इस चैप्टर के अंदर हमको ये टॉपिक भी स्टडी करना है कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन।
देखो टॉपिक का नाम देखो, अंडर। मान लो मैंने आम पब्लिक को 20,000 शेयर खरीदने के लिए इनवाइट किया। मतलब मैंने 20,000 शेयर्स इशू किए थे। मेरे को लगा था कि 20 के 20,000 शेयर्स लोग खरीद लेंगे। लोगों ने मान लो 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 18,000। तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मतलब मैंने जितने शेयर्स इशू किए हैं ना, लोगों ने उतने खरीदे नहीं है, उससे कम खरीदे हैं। दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर इसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, मान लो 20,000 शेयर्स मैंने इशू किए, पब्लिक ने 25,000 शेयर्स खरीदने के लिए, लोगों ने 25,000 एप्लीकेशन लगा दी, तो इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। कितने? 20 की बजाय कितनी एप्लीकेशन आ गई? 25,000। तो इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज के अंदर बीकॉम में सीट है मान लो 250। अब ऐसा हो सकता है कि 400 बच्चों ने फॉर्म भरा हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 400 के 400 बच्चों को सीट मिल जाएगी। कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा? सिर्फ 250। बाकी लोगों को हम क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई तुमको सीट नहीं मिल सकती। वैसे ही कंपनी के मैटर में होता है। 20,000 हमारे पास शेयर्स है, लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया? 25,000 शेयर्स के लिए। तो हो सकता है कि बाकी के 5,000 लोगों को हम रिजेक्ट कर दें, भाई तुमको देने के लिए हमारे पास शेयर्स नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स हमारे पास कितने हैं? 20,000। तो जब हम जितने शेयर्स इशू करते हैं, अगर उससे फालतू के लिए एप्लीकेशन आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब इसके बाद हम टॉपिक स्टडी करेंगे कि कॉल्स इन एरर एंड इंटरेस्ट का टॉपिक। कॉल्स इन एरर का टॉपिक क्या है? सिंपल सी बात समझ के देखिए। मैंने एक 100 रुपए का शेयर इशू किया। अब 30 रुपए एप्लीकेशन पे तो उन लोगों ने भेज दिए, बाकी के मैंने उनसे कितने रुपए मंगवाने थे? 70 रुपए। 70 रुपए में से मान लो मैंने 30 रुपए एक बार मंगवाए, 40 रुपए एक बार मंगवाए। मान लो 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो मेरे को 40 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं करते। क्या? 40 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं करते। इसको मैं बोलूंगा कॉल्स इन एरर का टॉपिक। क्या? कॉल्स इन एरर, मतलब जिन्होंने पेमेंट करने के अंदर चूक की है, गलती की है, गड़बड़ की है। दैट इज कॉल्स इन एरर। ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं। मैंने 100 रुपए का शेयर इशू किया, लोगों ने 30 रुपए के हिसाब से तो पेमेंट कर दी, 70 रुपए मुझे वापिस बाकी के मंगवाने थे। 70 रुपए में से 30 रुपए मंगवाए, 30 रुपए भी आ गए, बाकी 40 रुपए कुछ 500 लोगों ने नहीं भेजे। तो जिन लोगों ने मुझे पेमेंट नहीं भेजी ना, तो उनको मैं बोलूंगा कॉल्स इन एरर का टॉपिक। कॉल्स इन एरर। तो हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद वो लोग मुझे पेमेंट कर दें, तो मैं क्या करूंगा? उनसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो कॉल्स इन एरर का टॉपिक मैंने आपको बताया, तो उसके ऊपर हो सकता है कि मैं इंटरेस्ट भी चार्ज करूं और मैं उनकी पेमेंट एक्सेप्ट कर लूं कुछ वक्त के बाद, पर इंटरेस्ट के साथ। तो वो हो जाएगा इंटरेस्ट का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमको एडवांस पेमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, 70 में से 30 रुपए मंगवाए, पर कुछ लोगों ने मुझे 40 रुपए वाली पेमेंट भी पहले ही कर दी। कुछ 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30 रुपए के साथ 40 रुपए वाली पेमेंट भी भेज दी। मान लो मैंने आपसे 2 लाख रुपए लेने हैं, पर मैंने आपको कहा था कि आज मुझे 50,000 दे दो, पर आपने क्या किया? मुझे 1.5 लाख पेमेंट कर दी। तो आपने मुझे एडवांस कितना दिया है? 1 लाख। कितना एडवांस दिया आपने मुझे? 1 लाख। तो इसी तरह से कंपनी में भी होता है। पैसा मंगवाया मैंने 30 रुपए, कुछ लोगों ने पूरे पैसे भेज दिए, तो इसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक। क्या? कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक। तो हमें क्या करना होता है? कंपनी का रूल है कि जो पर्सन हमें पैसा एडवांस में भेजेगा, तो मैं क्या करूंगी? उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करने वाली हूं। जितना टाइम पहले उसने मुझे पेमेंट भेजी है एडवांस, तो उतने वक्त के लिए मैं उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करूंगी। किसके ऊपर? कॉल्स इन एडवांस के ऊपर। तो ये हुआ हमारा कॉल्स इन एरर का टॉपिक एंड कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे छोटे से और लास्ट टॉपिक की ओर। चैप्टर बहुत सिंपल है, अगर आप इसको सीरीज में स्टडी करेंगे तो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। देखिए,
कंपनी शेयर्स को जब इशू करती है तो तीन प्रकार से इशू कर सकती है, तीन प्रकार से इशू कर सकती है। मान लो मैंने 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में सेल कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। क्या? इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर कोई कंपनी जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए में सेल कर देती है तो इसको हम बोलेंगे एट पार। अब मान लीजिए मैं 100 रुपए का शेयर 120 में सेल करता हूं। कितने में? 120 में। तो मैंने ये शेयर कितने रुपए फालतू में शेयर किया है? 20 रुपए। तो 20 रुपए को मैं क्या बोलूंगा? एट प्रीमियम। तो मैंने ये शेयर 100 रुपए का था 120 में टपा दिया, क्योंकि मेरी गुडविल अच्छी है। मेरा माल लोग 100 रुपए वाला माल मेरा लोग 120 में भी खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मैंने क्या किया? इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्योंकि मार्केट में आप देखो कि जिन लोगों की गुडविल अच्छी होती है, प्रोडक्ट अच्छा होता है, आप उसकी ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार रहते हो। तो ऐसा ही कुछ कंपनीज करती हैं जिनकी गुडविल अच्छी होती है, वो अपने शेयर्स को एट प्रीमियम पे सेल करती है, फालतू रेट पे भी सेल कर देती है। तो ये हुआ प्रीमियम का टॉपिक। अब डिस्काउंट का टॉपिक आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। 100 रुपए का शेयर मान लो मैं 90 रुपए में सेल कर दूं तो वो हो जाएगा डिस्काउंट। 10 रुपए मैंने डिस्काउंट दे दिया। पर आई थिंक डिस्काउंट आजकल एप्लीकेबल नहीं है, तो जैसे ही हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें थोड़ा स्टडी कर लेंगे क्या मॉडिफाई होकर और रूल्स आ गए हैं। फिर हमारा टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? कॉल्स इन एरर, कि कुछ लोग हमें पैसा टाइम पर नहीं देते, कुछ लोग हमें पैसा टाइम पर नहीं देते। हम उनको बार बार लेटर भी भेजते हैं, ईमेल भी करते हैं कि भाई अपना बाकी का पैसा दे दो, बाकी का पैसा दे दो। पर फिर भी वो लोग अगर पैसा नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं? उनके शेयर्स को जब्त कर लेते हैं। इसको इस चैप्टर की लैंग्वेज में क्या बोला गया है? फोर फीचर। क्या? फोर फीचर। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स के अंदर आप ये देख लेना कि जैसे हमने शेयर्स तीन प्रकार से इशू किए थे, वैसे ही कंपनी हो सकती है कि जब हमने एट पार पे शेयर इशू किया हो तब भी हम जब्त कर सकते हैं। हो सकता है कि मैंने शेयर प्रीमियम पे इशू किया हो, मैं तब भी जब्त कर सकता हूं। हो सकता है कि मैंने शेयर डिस्काउंट पे इशू किया हो सकता है कि कंपनी तब भी जब्त कर सकती है। जब्त के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक पर्सन से 100 रुपए के हिसाब से 500 शेयर्स के ऊपर पैसा ले रहा था। कितना? 50,000। इस पर्सन ने मुझे 20,000 तो दे दिए, इस पर्सन ने मुझे 20,000 तो पेमेंट कर दी। 30,000 30,000 की पेमेंट इसने नहीं की। मैंने इसको एक दो बार मेल भी लिखा, लेटर भी लिखा कि भाई बाकी की पेमेंट कर दे। इसने 30,000 की पेमेंट नहीं की, टाइम पीरियड खत्म हो गया। तो मैंने क्या किया? इसके 20,000 को जब्त कर लिया। क्या कर लिया? 20,000 रुपए को जब्त कर लिया। तो डेफिनेटली ये शेयर्स मेरे पास वापिस आ गए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? इन्हीं शेयर्स को दोबारा सेल कर सकता हूं। तो मेरा ये टॉपिक अगला क्या बन गया? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो शेयर्स मैंने जब्त किए थे, जो शेयर्स मैंने जब्त किए थे, अगर मैं उसको दोबारा से सेल कर देता हूं तो वो बन जाएगा री इशू का टॉपिक। अब री इशू आप कैसे भी कर सकते हो, एट पार पे करो, एट प्रीमियम पे करो, एट डिस्काउंट पे करो, वो आगे फिर से आपकी मर्जी शुरू हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप एक सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट भी हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप चैप्टर को स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे इसी सीरीज में ही, आपको चैप्टर 80-90% बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जैसे जैसे आप चैप्टर को एक बार, दो बार, तीन बार स्टडी करेंगे, आई होप चैप्टर आपको 101% बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि मैं काफी सारे टॉपिक्स एक साथ कवर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं 7 या 8 बुक्स पर एक साथ काम कर रहा हूं। तो मेरा ये वीडियो का पर्पस यही है कि जब तक मैं इस चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करूंगा तब तक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो के बिहाफ पर आप अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।